ओके, हमने यहाँ पे देख रखा है ऑलरेडी कि कैसे यहाँ पे डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में हम नीचे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल प्रोसेस। रिकॉल द न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए, और डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। यानी हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए ये क्या होता है, हमारे डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल दोनों, अच्छा दोनों जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं, दोनों क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। हमारे जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है डीएनए दिया है। सम वायरसेस में आरएनए होंगे, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द केसेस डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। सो रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डिकार्बोक्सिलिक एसिड और डीएनए। यानी जितने भी होंगे जेनेटिक मटेरियल सब में न्यूक्लिक एसिड ही होगा। कुछ में क्या होंगे, डीएनए होंगे, और कुछ में आरएनए। ठीक है, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म, free from other macromolecules. Since the DNA is enclosed within the membrane, we have to break the cell upon to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharide, and also lipids. This can be achieved by treating the bacterial cell या फिर plant or animal cell या tissue with enzyme such as, very important enzyme, such as lysosome, such as lysosome, सेलुलेस, चिटिनेस। ठीक है, लाइसोसोम, सेलुलेस, चिटिनेस। ये जो हमारे लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम किस में यूज होता है, बैक्टीरिया में यूज होता है। ठीक है, सेलुलेस प्लांट सेल में, और चिटिनेस फंगस में। कारण क्या है, सोचिए। सोच लिया आप लोगों ने, बट किसी ने आंसर नहीं दिया। हाँ, सबका बताना है। ठीक है, आप लोग नहीं बता रहे हो, चलो कोई नहीं। लाइसोसोम इसलिए क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया है उसके पास सेल वॉल होते हैं, और लाइसोसोम क्या करेगा, इसको ब्रेक कर सकता है इजीली। सेल्यूलोस, प्लांट सेल में सेलुलोज का मात्रा ज्यादा होता है,
और जिस वजह से हम सेलुलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फंगस में क्या होता है, फंगस के वॉल में चिटिन चिटिन प्रेजेंट होता है, जिसको हम चिटिनेस एंजाइम से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चिटिनेस एंजाइम से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, डीएनए के आइसोलेशन के लिए। चलो, तो ये ब्रेक कर दिया। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। ठीक है, जो हमारे जीन्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। जो लंबा सा एक स्ट्रक्चर होता है हमारा डीएनए, वहां पे प्रेजेंट होता है, इंटरवाइंड विथ प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स। ठीक है, यानी ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये इंटरवाइंड होता है, सबको पता है ये चीज। The RNA can be removed by treatment with ribonuclease, whereas proteins can be removed by treatment with protease. ये सब क्यों यहाँ पे रिमूव कर रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। जब हमने बैक्टीरिया को उठाया, हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया को उठा लिया। जब बैक्टीरिया को हमने लिया तो बैक्टीरिया में वॉल्स होते हैं, है ना, और हमने कुछ एंजाइम की मदद से बैक्टीरियल वॉल को तोड़ दिया। जब बैक्टीरियल वॉल को हमने तोड़ दिया, क्या हुआ, अंदर का मेटाबॉलिज्म हमें मिल गया, यहाँ का मेटाबॉलिज्म हमें मिला। और ये जो मेटाबॉलिज्म है, उस मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होगा, तो उस मेटाबॉलिज्म में हमारे आरएनए होंगे, डीएनए मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी, शुगर मिलेगा, है ना, लिपिड्स मिलेगा। उन सबको अलग अलग तोड़ा जाता है, अलग अलग क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, रिमूव किया जाता है। तो प्रोटीन्स को हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम प्रोटीएस प्रोटीएस नाम के एंजाइम से अगर हम ट्रीट करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं। प्रोटीएस क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करता है। ठीक है, आरएनए को रिमूव करना है तो क्या कर सकते हैं हम, राइबोन्यूक्लियेस, राइबोन्यूक्लियेस, इस एंजाइम से हम ट्रीट कर सकते हैं। इस एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से आरएनए निकल आएगा। ठीक है, और इसी तरह से बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी एक एक करके रिमूव किया जाता है। क्यों रिमूव किया जाता है, ताकि हमें क्या मिल सके, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए मिल सके। हमें क्या मिल सके, हमें प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए मिल सके। आई बात समझ में, आई बात समझ में, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए। क्लियर है, क्लियर है। Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitates out of after the addition of chilled ethanol. ये सब ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, चिल्ड एथेनॉल ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, चिल्ड एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। जब ये लास्ट में जब फाइनली ऐड करेंगे तो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करके बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जिससे हम डीएनए को अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में, और वहां से हम क्या करेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यानी हमने देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब क्या है, ये है डीएनए। यहाँ पे जो मिला है इसको ये सेपरेट कर रहा है, निकाल रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हो रही है। अब अगर हम बात करेंगे कि डीएनए तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए मिल गया है ना,
हमें प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए मिल गया है। सबको अगर समझ में आ गई है तो प्लीज हाथ उठा दीजिए। और रोहित आनंद सर मुझे बताइए कि इतना कम स्ट्रेंथ क्यों है, क्या कारण है? हाँ सर, रोहित आनंद सर, व्हाट इज द रीजन? चलिए, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हमने एक देख लिया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए देख लिया। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, व्हिच मींस कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, यानी हमें डीएनए का लंबा सा स्ट्रैंड मिल गया, अब उसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे। ठीक है। restriction enzyme digestions are performed by restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzyme। क्या करेंगे, हमें अगर डीएनए को कट करना है तो हमें सीजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है या नहीं है? तो अगर हमें डीएनए को कट करना है तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत है। हम क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब यहाँ पे जो टर्म है इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन किसको कहते हैं? इनक्यूबेशन हम किसको कहेंगे? इंक्यूबेशन का मतलब सिंपल सा होता है हीटिंग। ठीक है, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर या फिर ग्रोथ कराना। ठीक, यानी हम क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, अगर ये डीएनए हमारे पास है, डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए को क्या करेंगे? ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए के साथ हम एस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड करके हम इसको इनक्यूबेट कराएंगे। ठीक है, नॉर्मल उसको टेम्परेचर प्रेशर सब देकर क्या करेंगे? ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम कंडीशंस देकर हम उसको इनक्यूबेट कराएंगे। जब हम इनक्यूबेट कराएंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम इनक्यूबेट कराएंगे, क्या होगा? इनक्यूबेट करने के बाद वो ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा? अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई बात समझ में? ये अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? तो इसके पहले हमने देख लिया है कि एक प्लेट जैसा होता है ना, और इसमें वेल्स बनाए जाते हैं, वेल्स बनाए जाते हैं, और इसके बाद इसमें एक बैंड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? बैंड बनता है, बैंड बजता है। तो ये होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट कराना, जिससे वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेट या साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। स्मॉलर जो फ्रैगमेंट्स होंगे, लाइट वेटेड होंगे, वो दूर तक ट्रैवल करेंगे और हमें बैंड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम ये चेक करने के लिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा कितना काम कर रहा है, कैसे ब्रेक कर रहा है, सही ब्रेक हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी हमारे अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस का। इस प्रोसेस से हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे डाइजेशन जो ये हुआ है, ये कैसा हुआ है डाइजेशन।
ठीक है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो क्या करेगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस बता रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस यहाँ पे बता रहा है। ठीक है। और सेम चीज होता है हमारे वेक्टर डीएनए में भी, यानी जो वेक्टर है, जो जिसके ऊपर हम लगाने वाले हैं इस डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, उसको भी सेम प्रोसेस से कट किया जाता है और चेक किया जाता है कि कहाँ कहाँ कट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, वेक्टर है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। तो कुछ इस तरह से रहेगा, यानी ऊपर में यहाँ पे क्लीव करेगा यहाँ पे, और फिर नीचे में यहाँ पे क्लीव करेगा। सो इस तरह से रहेगा, है ना। अब जब अटैचमेंट होने वाली होगी, तो अटैचमेंट हमारा जो ब्रेक हुआ होगा, वो ऊपर में यहाँ से इस तरह से अटैच होगा, है ना, इस तरह से अटैच होगा। तो ये हमारा क्या है, फ्रैगमेंट है। ठीक है, क्या है, ये हमारा फ्रैगमेंट है। आई बात समझ में। इस तरह से कुछ बनेगा, हमने ऑलरेडी ऊपर में देखा हुआ है, तो यहाँ पे अटैच करेगा। सो वेक्टर को भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, और डीएनए फ्रैगमेंट को चेक करेंगे। ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग कराया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग कराने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होंगे ज्वाइनिंग कराने में। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द cutout gene of interest from the source DNA and the cut vector with the space are mixed and ligates is added. This result in the preparation of recombinant DNA. अब इन दोनों को, यानी जो कट हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड जो कट हुआ है वेक्टर, इन दोनों को क्या कर देंगे, लाइगेस एंजाइम के साथ मिक्स कर देंगे। लाइगेस क्या करता है, वो मॉलिक्यूलर गम है ना। लाइगेस क्या है, लाइगेस मॉलिक्यूलर गम है या पेस्ट है। तो क्या करेगा, इन दोनों को चिपका देगा, इन दोनों को क्या करेगा, चिपका देगा, और चिपकने के बाद क्या हो जाएंगे, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा तैयार। ऑल राइट, चलो, पूजा को लेकर सब लेट हैं। ओके, ये पूजा कौन है भाई? भैया दूज का पूजा, ऑल राइट। एनीवेज, चलिए, तो ये समझ में आया, कटिंग ऑफ स्पेसिफिक डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो हमने कट कर लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। अब एक छोटा सा प्रोसेस होता है, कभी भी जब डीएनए को हम क्या करते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेशन होता है, या मान कर चलिए कि छोटा सा हमें फ्रैगमेंट मिला, या एक एग्जांपल देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे एम्पलीफिकेशन है। जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया है, उसको एम्पलीफाई करना। ठीक है, तो व्हाट इज एम्पलीफिकेशन, प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज, उसको हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो एक छोटा सा जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल एक हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन क्या है, पर्सन ए। ठीक है, पर्सन ए का हो गया है मर्डर, मर्डर हो गया है। ठीक है, मर्डर हो गया है। पर्सन बी जो है वो संदेह के घेरे में है, पर्सन सी भी संदेह के घेरे में है, और पर्सन डी भी संदेह के घेरे में है। पुलिस आया, और पुलिस ने डेड बॉडी उठाया, तो डेड बॉडी के पास, डेड बॉडी के जो नाखून है, नेल्स है, उसमें छोटा सा उसको ब्लड स्पॉट दिखा।
क्या दिखा उसको, हल्का सा यहाँ पे ब्लड स्टेन दिखा, सॉरी नॉट स्पॉट, ब्लड स्टेन दिखा। उस ब्लड स्टेन के पास टिश्यू भी प्रेजेंट है, ठीक है, टिश्यू है छोटा सा। उस टिश्यू को क्या किया, फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, ठीक है, वहां पे जो मिला है। अब जब फॉरेंसिक लैब में गया है, अब वो छोटा सा मटेरियल है, उस छोटे से मटेरियल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है, यानी उसमें जेनेटिक मटेरियल का स्टडी जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए इस छोटे से मटेरियल को पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई किया जाता है, तभी इसका मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर पाएगा और उससे स्टडी जो है आसान हो जाएगी। यानी ये जो हमारा टेक्निक है, निंजा टेक्निक है, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रोड्यूस करने का एक निंजा टेक्निक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि छोटा सा है, उसका मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करेंगे तभी जो है वो रिएक्शन प्रोसेस हमारा और अच्छे से कंप्लीट होगा। तो इसके लिए पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करना जरूरी हो जाता है, और इसी प्रोसेस को यानी प्रोड्यूसिंग ऑफ मल्टीपल कॉपीज को हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। आई बात समझ में? एम्प्लीफिकेशन किसको कहेंगे, टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए, ठीक है, यूजिंग पीसीआर, ठीक है। सो पीसीआर के थ्रू किया जाता है। व्हाट इज पीसीआर, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी यहाँ पे पॉलीमरेज का यूज होगा और ये कंटिन्यूअस रिएक्शन हम देखेंगे आगे कि कैसा ये प्रोसेस है, क्या है, ठीक है। ये ध्यान से एक बार देख लीजिए पिक्चर को अच्छे से, और समझ में आया बताइएगा हमें। राइट, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि है क्या पीसीआर, कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन multiple copies of gene of DNA of interest is synthesized in vitro. What do you mean by this term in vitro? In vitro का मतलब क्या है? In vitro का मतलब होता है in lab, in laboratory condition। अगर हम laboratory condition में कोई प्रोसेस करते हैं तो उसको कहलाता है, वो कहलाता है इन विट्रो। और अगर डायरेक्ट हम एनिमल सोर्स में आउटसाइड द लैब, यानी डायरेक्ट सोर्स से अगर प्रैक्टिकल किया जाए, एनिमल या प्लांट या जैसे भी आउटसाइड द लैब अगर किया जाए तो उसको कहते हैं इन वाइवो। क्या कहते हैं, इन वाइवो, ठीक है। इन वाइवो एप्लीकेशन या इन वाइवो प्रैक्टिकल या इन वाइवो टेक्निक कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पीसीआर कैसे यूज हो रहा है, पीसीआर यूज हो रहा है, पीसीआर किया जा रहा है इन विट्रो, यानी लेबोरेटरी कंडीशन में किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन विट्रो यूजिंग टू टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स, टू सेट्स ऑफ प्राइमर। प्राइमर किसको कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है प्राइमर। यानी प्राइमर क्या है, ओके, तो प्राइमर वो चीज होता है जैसे मान लीजिए एक छोटा सा फ्री न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, क्या है, फ्री न्यूक्लियोटाइड है,
मान लीजिए कि हमारा एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक डीएनए का क्या है, स्ट्रक्चर है, ये है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस डीएनए के स्ट्रक्चर को हम तोड़ेंगे। पहले क्या होगा, ये डीएनए का स्ट्रक्चर को हम तोड़ेंगे, जिससे देखिएगा इसके पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिख रहा है फर्स्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हम हाइलाइटर का इस्तेमाल कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, नहीं यूज हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, है ना, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है। ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को पहले क्या किया गया, अलग किया गया, है ना, ये अलग हो गया, यहाँ पे देखो सेपरेट है, सेपरेट हो गया। अब ये सेपरेट होने के बाद एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड दोनों तरफ आकर अटैच हो गया, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे आपको छोटा सा स्ट्रैंड क्या हो गया, आकर अटैच हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यानी अगर ये 5 प्राइम एंड है तो यहाँ पे देखो 3 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, न्यूक्लियोटाइड है, वो आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे ये आकर अटैच हो गया है, अब इसी को हम कहते हैं प्राइमर। दोनों साइड में आकर अटैच है, यहाँ भी अटैच है और यहाँ भी अटैच है, यानी अब ये प्राइमर क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा और ये डबल स्ट्रैंडेड बना लेगा, देख लो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, और ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार हो जाएगा। सो प्राइमर क्या है, प्राइमर वो फ्री मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, क्या है वो, फ्री मॉलिक्यूल है, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग क्या करते हैं पीसीआर टेक्निक के लिए, पीसीआर जो टेक्निक है, तो पीसीआर टेक्निक परफॉर्म करने के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी हम लोग के पास प्रेजेंट होता है, उसको सिंथेसाइज किया जाता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को, और हमारे बॉडी में भी सेम चीज होता है, प्राइमर अनिलिंग होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइमर अटैचमेंट, यानी प्राइमर अटैच हो जाएगा और उसके बाद वाला प्रोसेस को हम कहेंगे अनीलिंग, ठीक है, क्या कहेंगे, हम कहेंगे हमारा प्रोसेस कॉल्ड अनीलिंग, ठीक है, अनीलिंग। सो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे इस डीएनए को क्या किया जाएगा, डीनेचर किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 1, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है प्राइमर अटैचमेंट, ठीक है, प्राइमर अटैचमेंट दैट इज योर अनीलिंग प्रोसेस, ठीक है, क्या है, अनीलिंग प्रोसेस, यानी यहाँ पे प्राइमर आकर अटैच हो गया, इसको हम कहेंगे प्राइमर अनीलिंग, ठीक है, सिंपल अनीलिंग। उसके बाद ये प्राइमर अब क्या होगा, एक्सटेंड होगा, और उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सटेंशन, और इस तरह से हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार मिलेगा। बोलो आई बात समझ में, सबको आ गई बात समझ में, तो ठीक लगा दो या हाथ उठा दो। ये कुछ स्टेप्स है पीसीआर के, सिंपल से स्टेप्स हैं, 3 सिंपल से स्टेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप क्या है, अनीलिंग, तीसरा स्टेप क्या है, एक्सटेंशन, है ना। पहला स्टेप है आपका अनील डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, डीनेचुरेशन का मतलब होता है दोनों स्ट्रैंड को बीच में तोड़ देना, ये कैसे होता है दैट विल स्टडी, ठीक है। और दूसरा अनिलिंग प्रोसेस क्या होता है, अनिलिंग प्रोसेस होता है कि प्राइमर, ठीक है, प्राइमर को अटैच करना, ठीक है, अब प्राइमर को अटैच करेंगे, अब उसके बाद क्या होगा, एक्सटेंशन, ये प्राइमर धीरे धीरे सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल स्ट्रैंड,
जो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन हो गया और हमें मिल गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डबल डीएनए। ठीक है, राइट। अब देखो इसमें जो सिंपल प्रोसीजर है वो क्या है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले हमारे पास डीएस डीएनए है, डीएस यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको हीट किया जाएगा। यानी डीनेचुरेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए पहले इस डीएनए को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस में। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के में क्या होगा, ये हमारा डीएनए डीनेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएनए डीनेचर। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कहा जाता है 94 डिग्री सेल्सियस, बट ये 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस में हमारा डीएनए क्या हो जाता है, हमारा डीएनए डीनेचर हो जाता है। उसके बाद क्योंकि ये डीएनए हीट के वजह से डीनेचर हो गया और इसीलिए हमने यहां पे लिखा हीट। ठीक है, उसके बाद हम हीट को रिड्यूस कर देंगे, हीट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, राइट। लेकिन रिड्यूस करने से पहले हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ऐड करेंगे। यहाँ पे प्राइमर आई का अटैच होगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या करेंगे, अटैच करेंगे विथ सम न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके बाद क्या होगा, ये एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस एक्सटेंशन के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को ड्रॉप करना पड़ेगा। टेम्परेचर को जब ड्रॉप कर देंगे, अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अटैचमेंट हो जाएगा, और फिर एक्सटेंशन करा देंगे, और इसी तरह से मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करेंगे। और अगर मान लीजिए कि 1 बिलियन टाइम्स ये एम्पलीफाई हुआ है, तो बहुत सारा हमें क्या मिल गया है, बहुत सारा डीएनए का फ्रैगमेंट हमें मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां पे देखिए, सेट प्राइमर्स, हमें प्राइमर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड provided in the reaction and the genomic DNA as template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times. 1 billion copies are made. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase. यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मस अक्वाटिकस, क्या है, थर्मस अक्वाटिकस। ये जो थर्मस अक्वाटिकस है, ये थर्मस अक्वाटिकस क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर में इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा फॉर बेटर रिजल्ट्स फॉर मोर कॉपीज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जो कि एक बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया है, और वो बैक्टीरिया क्या है, थर्मस अक्वाटिकस। थर्मस थर्मस अक्वाटिकस। इस बैक्टीरिया का स्पेशलिटी क्या है, हम बायोमोलिकुल्स चैप्टर में इस बैक्टीरिया का स्पेशलिटी हम बताए हैं। ये बैक्टीरिया के पास क्या स्पेशलिटी है, बताइए जरा हमें। आई एम वेटिंग।
कोई आंसर नहीं भेज रहा है, किसी को आंसर नहीं पता है? बायोमोलिकुल्स किसी ने नहीं पढ़ा हमारा क्लास? थर्मस aquaticus। चलिए हमारे लेक्चर बायोमोलिकुल लेक्चर का नोट्स को रेफर करिए और मुझे बताइएगा, ठीक है? तब तक के लिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पर होल्ड पे रखते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। एक छोटा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो डीनेचुरेशन हो रहा है वो कितना टेम्परेचर पे हो रहा है? 94। और उस टेम्परेचर पे 50 डिग्री टेम्परेचर पे आ रहा है, यानी ये जो टेम्परेचर है इसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए हर किसी में। चलिए तो इसके इस हिंट के साथ आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है विच विच रिमेन एक्टिव। अच्छा इसी में आंसर भी दे दिया है, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है? द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। यानी अब जो है हमने क्या कर दिया है, फ्रैगमेंट्स मल्टीपल कॉपीज बना दिया है। अब हम चाहें तो ये जो फ्रैगमेंट है डिजायर्ड जीन का, इस फ्रैगमेंट को हम लाइगेज के मदद से वेक्टर में डाल सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो हमें क्या मिल गया है, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट के डीएनए कॉपी हमें मिल चुका है। अब इस डीएनए कॉपी को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा है इंसर्शन। नेक्स्ट क्या है, इंसर्शन। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ये आफ्टर लाइगेशन, हम लाइगेट कर लिए, लाइगेट करने के बाद कैसे ये डाला जाएगा, तो देर आर सेवरल होस्ट में कैसे ये इंसर्ट किया जाएगा, दैट इज द प्रोसेस हियर। There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells, ठीक है? रेसिपिएंट सेल्स में हम बहुत सारे टेक्निक है, कैसे? तो रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic is transferred into E. coli cells, the host become transferred into ampicillin resistant cells. If we spread the transformed cells on agar plate containing ampicillin, only transformant will grow, untransformed recipient cell will die. Since due to ampicillin resistant gene, one is stable to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistant gene in this case is called a selectable marker. बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है जी, बहुत सिंपल पैराग्राफ है। क्या इस पैराग्राफ में, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है? तो देखिए कहा गया है कि अब हमने क्या किया, रेसिपिएंट जीन को हमने कॉम्पिटेंट बनाया, यानी रेसिपिएंट जीन जो जीन रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसमें हम डीएनए को क्या कर देंगे, हेलो, ओके मान लीजिए कि तरुण तिवारी है यहाँ पे, ठीक है? तरुण तिवारी हैं और ये जो तरुण तिवारी हैं इनसे डरने वाले 50 लोग हैं जो इनसे डरते हैं, और टोटल 100 लोगों का स्ट्रेंथ है, जिसमें 50 लोग डरते हैं और 50 लोग नहीं डरते हैं। अगर, ठीक है, अगर पीटी पीरियड हो, ठीक है, या अगर मान लीजिए कि इंटरवल का बेल लग गया हो, इंटरवल का बेल लग गया हो,
इस इंटरवल के पीरियड में हम क्लास में हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जो डरते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? जो डरते हैं वो लोग क्लास में ही रहेंगे जब तक हम बोलेंगे नहीं कि निकलिए। लेकिन जो 50 लोग नहीं डरते हैं, वो बेल जैसे ही रैंग होता है वो निकल जाएंगे, है कि नहीं? वैसे ही हम क्या करेंगे, एक मीडियम तैयार करेंगे जिसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस, एम्पिसिलिन ऐड किया हुआ है। तो जो जीन हमने लिया है जिसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी मौजूद है, जिसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट, वो जितने भी रिकॉम्बिनेंट हैं उनको हम इस अगर मीडियम में डालेंगे। यानी जो जो बच जाएगा उसका मतलब वो क्या है? वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन उसमें प्रेजेंट है, विच मींस वही हमारा क्या है? वही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। वही हमारा क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और रिकॉम्बिनेंट सेल है। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना, समझ में आई? ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो वही बात है, मान लीजिए कि हमने क्या किया है, एक हमने वेक्टर लिया है, हमने एक वेक्टर लिया है। इस वेक्टर में हमने क्या किया? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट हमने जीन ऐड किया है, ठीक है। और मतलब ये ऐसा वेक्टर है जो कि एम्पिसिलिन से डरता नहीं है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया? एक बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये हमारा क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। अब ये क्या है? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। अब ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हो गया, यानी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट सेल हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक अगर मीडियम हमने तैयार किया, एक मीडियम हमने तैयार किया जिसमें एम्पिसिलिन हमने डाल दिया, और इस सेल को हमने इस मीडियम में डाला। तो क्या ये मरेगा कि जिंदा रहेगा? क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से है, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? बोलिए, क्या ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? बोलिए बोलिए। जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे सबका जवाब चाहिए, एक एक का जवाब चाहिए। सिर्फ सुरुचि नहीं यही क्लास में है, सब लोग क्लास में है यहाँ पे। एक एक का मुझे जवाब चाहिए। समझ में नहीं आया तो वो भी बता दो कि समझ नहीं आया, फिर से हम पूछेंगे क्वेश्चन। लेकिन प्लीज मुझे जवाब चाहिए, बिना जवाब के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कि पता चला कि मिजाज चिल्ला रहे हो, उधर आप लोग मोबाइल साइड में रख के सो रहे हो। देखो, जवाब मांगते ही एक आदमी निकल गए, क्या बात। कैसे मरेगा? कैसे मरेगा? अगर मान लीजिए कि रेसिस्टेंट जीन है, रेसिस्टेंट जीन का मतलब क्या होता है? कि वो उस ड्रग से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। सोच समझ के मुझे जवाब दीजिए। सिर्फ एक का आंसर आया, बाकी किसी का नहीं आया। हम वेट कर रहे हैं, आंसर चाहिए। बिना आंसर के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सोचिए, हमने आधा आंसर बता दिया आपको। तुरंत अभी मुझे जवाब चाहिए।
हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आंसर नहीं मिलेगा। हम कब से इंतजार कर रहे हैं भाई, आंसर दीजिए आंसर। रोहित आनंद सर, लगता है सब सो रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए एक एक से करके लाइन बाय लाइन अब पूछते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन। अब पहला, फर्स्ट, प्रियांशु आप बताइए क्या होगा आंसर। प्रियांशु अपना आंसर दीजिए। नहीं मालूम। आदित्य सिंह आंसर दीजिए। आदित्य सिंह, आकांक्षा, ओके आकांक्षा ने आंसर दिया, तो पूछेंगे एक एक करके तब आंसर आप लोग दीजिएगा। हर्ष, हर्ष नहीं मालूम। ओके काजू, मोहम्मद सारिक, देखिए हमारे पास अगर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, रेसिस्टेंट का मतलब होता है, रेसिस्टेंट का मतलब होता है क्या कि ब्लॉक, ठीक है, यानी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट यानी एम्पिसिलिन से कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी हो, यानी इससे इस ड्रग को ओवरकम कर लिया है, ओवरकम कर लिया है उस सेल ने। तो इस सेल को, ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट सेल है, तो हम इसको एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे तो ये क्या होगा, ये मरेगा ही नहीं, ये जिंदा रहेगा, ठीक है। और बाकी जो जो सेल जिसमें हमने ये जीन इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, क्योंकि सेल बहुत सारे मिलेंगे, तो उसमें से कैसा पहचान करेंगे कि ये सेल, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया या ये सेल रेसिस्टेंट सेल है या हमारा सेल है जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, या ये ऐसा सेल है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला है हमने, क्योंकि बहुत सारा सेल है। तो उसके लिए हमें ये प्रोसेस का किया जाता है कि उसको, क्योंकि हमने एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन बनाया है, तो ऐसा मीडियम तैयार करिए जिसमें एम्पिसिलिन बहुत ज्यादा है, जिससे क्या होगा कि अगर हमने जो ऐड किया है, ठीक है, हमने जो ऐड किया है वो क्या होगा, वो नहीं मरेगा क्योंकि वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट है, लेकिन जो हमने जो रिकॉम्बिनेंट हमारा जो नहीं होगा वो मर जाएगा, तो जो बचेगा वो हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाएगा,
ठीक है, क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाएगा। और इसीलिए हम इसको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ये क्या है? ये हमारा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट क्या है? एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है, यानी जिसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है वो क्या है? वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और जिसमें नहीं है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, और इसीलिए उसको हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। मार्कर यानी हाइलाइटर की तरह भी कह सकते हैं, ठीक है, वो एक तरह का मार्कर है, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर, जिससे पता चलता है यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। सबको ये बात समझ में आ गई? यस, समझ में आ गई तो टिक लगा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। ओके ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फॉरेन जीन प्रोडक्ट के बारे में से पढ़ना शुरू करेंगे आगे, ठीक है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट, और उसके बाद बायो रिएक्टर होगा, और फिर चैप्टर जो है लगभग खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट 1-2 लेक्चर लगेंगे, यानी इस वीक में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और फेस्टिवल मनाते रहिए। बाय बाय।